आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 राजनीति का चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सत्ता की साझेदारी व संघवाद मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है लोकतंत्र और विविधता। सबसे पहले आप जाने कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है या लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम लोकतंत्र को जाने तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह परिभाषा दी गई। लोकतंत्र समझ में आ गया, लोकतंत्र की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा विविधता क्या है, विविधता या विभिन्नता। विविधता आपने देखा है भारत में विविध धर्म के लोग रहते हैं, विविध जाति के लोग रहते हैं। ये क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रकार है, भिन्न भिन्न जो प्रकार है हमारे समाज में, हमारे देश में, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप विविधता कहेंगे। जैसे धर्म को लेकर विविधता हो गई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, ये सब क्या है, विविधता है। लोगों में विविधता है, अमीरी गरीबी को लेकर। इसके अलावा और समाज में कौन किस तरीके की विविधता है, तो नस्ल पर आधारित विविधता है। कोई किसी के चमड़ी का जो रंग है वो गोरा है तो किसी के काला है। तो ये सब क्या है, हमारे समाज की विविधताएं हैं। तो आपका चैप्टर यही है, लोकतंत्र व विविधता। ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, आपके चैप्टर की शुरुआत इसी आंदोलन से हुई है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, यह आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1954 से लेकर 1968 तक यह आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन क्या था, तो सबसे पहले आप जाने अमेरिका में किस तरह के लोग रहते हैं। अमेरिका में आप सब देखेंगे कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी चमड़ी का जो रंग है वो सफेद है, वो श्वेत रंग वाले क्या हैं, लोग हैं। वहीं पर कुछ लोग अफ्रीका से आकर अमेरिका में रहते हैं, उन्हें एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफ्रो अमेरिकन, अर्थात वे लोग जिन्हें काम करने के लिए अफ्रीका से अमेरिका लाया गया है, उन्हें आप क्या कहेंगे, एफ्रो अमेरिकन लोग कहेंगे। तो ये लोग वहां आकर रहते हैं। तो क्या होता है, अमेरिका में रंग को लेकर विविधता आपको दिखाई देगी, नस्ल भेद की नीति वहां अपनाई गई। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, अपार्थड। अपार्थड का अर्थ होता है नस्ल भेद, मतलब स्किन की कलर को लेकर, चमड़ी के कलर को लेकर विविधता। अगर कोई लोग किसी की चमड़ी का कलर गोरा है, सफेद है, तो उसे श्वेत रंग वाली चमड़ी वाले लोग कहेंगे। जिनका कलर डार्क है या काला कलर है जिनकी चमड़ी का, उसे अश्वेत कहेंगे। तो अमेरिका में क्या है, नस्ल आधारित अर्थात रंग आधारित भेदभाव है। उसी को लेकर अमेरिका में क्या हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ। तो आप जान लें, एफ्रो अमेरिकन कौन थे, अफ्रीका से कुछ लोगों को अमेरिका में लाया गया था। उनके कलर जो था वो अश्वेत लोग थे। कैसा था उनकी चमड़ी का रंग, डार्क ब्लैक था, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, अश्वेत वर्ण के लोग कहा गया। तो उनके साथ अमेरिका में विभिन्न तरह का भेदभाव होता था। वे लोग गरीब थे, उन्हें अमीर जो लोग थे या श्वेत इलाकों में जाने की छूट नहीं थी। तो ये सारे भेदभाव वहां होते थे। इसी के खिलाफ वहां एक आंदोलन चलाया गया जिसे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं यह आंदोलन, इस आंदोलन का उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के साथ हो रहे नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग द्वारा किया गया था। याद रखें, अमेरिका का नागरिक आंदोलन क्या है, क्यों हुआ। अमेरिका का नागरिक आंदोलन अमेरिका में हुआ एक आंदोलन है। कब से कब तक, 1954 से लेकर 1968 तक यह चलता रहा। आप अभी देखिए, अभी फिलहाल भी अमेरिका में नस्ल भेद की जो नीतियां हैं या नस्ल पर आधारित जो भेदभाव है या रंग पर आधारित जो भेदभाव है वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा।
तो वहां पर अफ्रो अमेरिकन लोगों ने समान अधिकारों की मांग करते हुए एक आंदोलन चलाया ताकि उन्हें समानता मिल सके, वे भी समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आगे है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। आपके चैप्टर की जो शुरुआत है वो इसी कहानी से हुई है। एक पिक्चर दी गई है, आप पिक्चर देख भी पाएंगे वीडियो में। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी को दर्शाया गया है। इस ओलंपिक जो हुए थे मैक्सिको में 1968 में एक ओलंपिक हुए। 1968 में मैक्सिको में एक ओलंपिक हुए जिसमें खिलाड़ियों ने रंग भेद की नीति का विरोध करने के लिए ओलंपिक के मंच का प्रयोग किया। आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए फिर से। मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी है, 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुए। उस ओलंपिक में 200 मीटर की एक रेस हुई। एक प्रतियोगिता थी जिसमें कितने मीटर की रेस थी? 200 मीटर की रेस थी। उसमें 200 मीटर की रेस में जो 3 खिलाड़ी जीत कर आए, उसमें से 2 खिलाड़ी जो थे वो थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। कौन थे वो लोग? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ जो थे वो फर्स्ट स्थान पर आए थे, इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है, टॉमी स्मिथ को कौन सा पदक मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। जबकि जॉन कार्लोस को 3rd स्थान प्राप्त हुआ था और इन्हें कांस्य पदक दिया गया था। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 खिलाड़ी हैं, ये दोनों ही खिलाड़ी अश्वेत हैं। इसका मतलब ये दोनों ही खिलाड़ी जो है अफ्रो अमेरिकन हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या किया? जब इस रेस में ये दोनों खिलाड़ी जीत कर आए तो इन दोनों खिलाड़ियों ने उस अंतर्राष्ट्रीय मंच का प्रयोग अपना विरोध जताने के लिए कर दिया। मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हुई है, ठीक है, और आपके साथ जो क्लास में गलत चीजें होती हैं उन सभी चीजों को लेकर आप उस प्रतियोगिता में जीतकर वहां उसका विरोध करते हैं। तो इन्होंने यही किया। ये दोनों इन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया इस रेस में। जब ये जीत कर आ गए तो इन्होंने इस मंच का प्रयोग क्या करने के लिए किया? ताकि ये विरोध जता सके कि हमारे साथ अमेरिका में नस्ल भेद होता है, ये रंग के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और ऊपर हाथ करते हुए विरोध दर्ज किया कि हम क्या हैं? अमेरिका में शोषित तबका हैं। हम क्या हैं? अमेरिका में शोषित समाज हैं। उन्होंने, आप देखेंगे इसको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, किताब में दिया हुआ है कि जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ जो हैं इन्होंने गले में एक मफलर डाला हुआ है काला कलर का। वहीं जॉन कार्लोस ने काले रंग की मोतियों की माला पहनी है जो यह दर्शाती है कि अश्वेत लोग जो हैं वो एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, अर्थात एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वहीं इनकी बंद मुट्ठी जो है वो अश्वेत समाज की एकता का प्रतीक है। वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो रंग पर आधारित जो भेदभाव हमारे साथ अमेरिका में किया जा रहा है, हम सभी अश्वेत समाज इसका संयुक्त रूप से विरोध करते हैं। तो ये है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। अब होता क्या है, जब ये विरोध दर्ज करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से, तो ओलंपिक के जो निर्देशक होते हैं या ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ओलंपिक को करवाने वाली, उसने क्या किया? इन दोनों ही खिलाड़ियों के पदक को वापस ले लिया। कि क्यों लिया? उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग विरोध करने के लिए नहीं कर सकते। और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने खुशी खुशी उस पदक को लौटा दिया कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे मंच कोई सा भी क्यों ना हो। तो ये है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तो आप याद रखें कब हुई? 1968 में। ये ओलंपिक कहाँ हुए? मैक्सिको में। कौन सी प्रतियोगिता थी? 200 मीटर की प्रतियोगिता थी। 2 खिलाड़ी कौन से हैं जो अश्वेत हैं? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अब आप सोचेंगे सेकंड स्थान पर कौन था जिसे रजत पदक मिला था? सेकंड स्थान पर जो थे वो श्वेत पर्सन थे। उन्होंने भी क्या किया? इन दोनों खिलाड़ियों का साथ दिया। वो ये मानते थे कि सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है, किसी के साथ रंग पर आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आखिर में उन्हें भी, वो ऑस्ट्रिया के एक खिलाड़ी थे जिसका नाम नार्मन था,
उन्हें भी क्या किया गया, उनका पदक तो नहीं छीना गया, लेकिन अगले ओलंपिक में भाग लेने से उन्हें मना कर दिया गया कि अगली बार जब भी ओलंपिक होंगे उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो इन तीनों खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध उठाया जा सकता है, तो ये कंट्रोवर्सी बनकर आई। तो इस चैप्टर की शुरुआत आपकी यहाँ से हुई है। आगे देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है। क्या लोकतंत्र और विविधता समाज में फूट डालते हैं? क्या विविधता जो है वो फूट डालती है, या समाज में भेदभाव की उत्पत्ति होती कहाँ से है? कौन कौन से कारक हैं जो हमारे समाज में भेदभाव की उत्पत्ति करते हैं? तो इसमें दो प्रकार के कारण हम पढ़ेंगे कि समाज में भेदभाव कहाँ से उत्पन्न होता है। तो जन्म पर आधारित, दूसरा पसंद या चयन पर आधारित। पहला है जन्म पर आधारित, दूसरा पसंद या चयन पर आधारित। जैसे आपका जन्म होता है तो कोई आपसे ये नहीं पूछता, भगवान आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको कौन से परिवार में रहना है, पूछेंगे कि आपके मम्मी पापा कौन होंगे, आपको कौन से धर्म का इंसान बनना है, आपको किस देश में रहना है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो वे सभी चीजें जो आपको जन्म से मिल गई हैं, जैसे आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके चमड़ी का रंग, आपका ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें आपको जन्म से मिलती हैं। इसे आप क्या कहेंगे, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कुछ उत्पत्ति जन्म से होती है। तो ये भेदभाव कहाँ से है? जन्म से। कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है तो कोई गरीब परिवार में, तो ये उत्पत्ति जन्म पर आधारित है। दूसरी पसंद या चयन पर आधारित। आपने देखा होगा, आप सब 10th तक इक्वली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 10th के बाद आप सभी अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो ये क्या है, आपकी पसंद या चयन पर आधारित है। आप चाहें तो अपना धर्म परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भारत में ही संभव है। ठीक। क्या सामाजिक विषमता सामाजिक विभाजन का कारण बनती है? फिर क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या सामाजिक जो विषमता है, समाज में जो विषमता है, क्या सामाजिक विभाजन का कारण बनती है? तो आप जाइए चैप्टर नंबर 1 पर, जहां हमने सत्ता की साझेदारी पढ़ी थी। वहां हमने क्या पढ़ा था? एक जगह पढ़ी थी हमने श्रीलंका की कहानी, दूसरी जगह बेल्जियम की कहानी। जहां श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मतभेद था, लेकिन वहां के समुदाय ने क्या किया, बहुसंख्यक समुदाय ने, सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या का दुरुपयोग करते हुए श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। वही बेल्जियम को देखिए, बेल्जियम ने अपना आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। उसने क्या किया, डच और फ्रेंच दोनों ही समुदाय में समन्वय कायम किया। उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर देश को एकता के सूत्र में बांधना है तो एक साथ मिलकर रहना ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन यही होता है कि क्या सामाजिक विषमता जो है वो सामाजिक विभाजन का कारण बनती है? तो इसमें आंसर आता है कि नहीं, हमेशा सामाजिक विषमता जो है वो सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। हम सभी एक जगह रहकर, जैसे भारत में आप लीजिए, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सारे त्योहार जो होते हैं, जो भी संस्कृति परंपराएं हैं, हम साथ मिलकर निभाते हैं। तो सारी सामाजिक विषमताएं जो है वो सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती। ठीक। नेक्स्ट, विभिन्नताओं में टकराव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? क्या विविधताओं में टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है? अगर होती है तो कब? विभिन्न समाजों में या विभिन्न विषमताओं में टकराव कब होगा? मान लीजिए दो बहन भाइयों में लड़ाई कब होगी? जब किसी को कुछ ज्यादा मिल जाएगा और जब किसी को कुछ कम मिल जाएगा। मान लीजिए मम्मी के पास एक एप्पल है, ठीक है, अगर मैं दोनों बच्चों को ए और बी दोनों को आधा आधा एप्पल दे दूं तो क्या लड़ाई होगी? नहीं। ऐसा कब होगा? जब मैं बी को ज्यादा दे दूं और ए को कम दूं। तो यही है, विविधताओं में टकराव कब होगा? जब एक जाति के लोग अन्य जाति के लोगों को नीचा दिखाएंगे, एक धर्म के लोग अन्य धर्म के लोगों को नीचा दिखाएंगे, उनके साथ गलत बर्ताव करेंगे, उनको हाशिए पे डालने की कोशिश करेंगे, तभी विभिन्नताओं में टकराव उत्पन्न
होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने देखा नागरिक आंदोलन क्या है, तो ये अमेरिका में हुए, अफ्रो अमेरिकन द्वारा अपने अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को हमने जाना डिटेल में। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को जाना कि किस आधार पर होती है, जन्म पर आधारित, दूसरी पसंद या चयन पर आधारित। क्या सामाजिक विषमताएं जो हैं वो सामाजिक विभाजन का कारण बनती हैं, तो ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। आप इसमें तर्क दे सकते हैं श्रीलंका और बेल्जियम का। ठीक है, विभिन्नताओं में टकराव की स्थिति कब होगी, जब एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग की जो भी मांगे हैं उन्हें दबाने लगेंगे, उनकी बातों को नकारने लगेंगे, तभी क्या होगा, टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति। क्या सामाजिक विभाजनों पर जो भी राजनीति होती है, क्या वह हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए लाभदायक है या हानिकारक। लेकिन हम देखते हैं कि सामाजिक विभाजनों पर या समाज में जो भी विविधता है उसको लेकर जो राजनीति होती है वो पहली नजर में तो आपको क्या लगेगी, वो आपको खतरनाक लगेगी। जैसे मान लीजिए भारत में धर्म को लेकर जो राजनीति होती है, हिंदू को लेकर, मुसलमान को लेकर, सिख को लेकर या ईसाई को लेकर, वो पहली नजर में तो हमें क्या लगती है कि यह हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो ऐसा होता है, तो पहली नजर में आपको क्या लगेगा, सामाजिक विभाजनों पर होने वाली राजनीति खतरनाक है। कहानी आप देखिए, आपकी बुक में कहानी दी हुई है, ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो सबसे पहले आप जाने इंग्लैंड एक आइलैंड है। आइलैंड किसे कहेंगे, एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, उसे आप क्या कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। ठीक है, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे आप क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। इंग्लैंड क्या है, एक द्वीप है, एक द्वीप है। ओके, वही जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला दिया जाता है तो ये क्या बनता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड एक अकेला द्वीप है। जब इस द्वीप के साथ दो अन्य द्वीप जुड़ जाते हैं, स्कॉटलैंड और वेल्स, तब इसे क्या कहेंगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम। जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के साथ आयरलैंड का उत्तरी, नॉर्दर्न आयरलैंड, इट मींस आयरलैंड का उत्तरी भाग जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ मिल जाता है तो इसे आप क्या कहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखें, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, सबसे पहले इंग्लैंड एक अकेला द्वीप है। जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड और वेल्स जुड़ता है तो इसे आप क्या कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। जब यूके के साथ आप क्या करते हैं, आयरलैंड के उत्तरी भाग को जोड़ देते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की बात ही यहाँ पर की गई है। ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी आयरलैंड, अगर आप उत्तरी आयरलैंड के बारे में जाने तो उत्तरी आयरलैंड की 53% जो जनसंख्या है वो प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, वही 44% जो लोग हैं वो कैथोलिक हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या है, तो ईसाई धर्म को दो भागों में बांटा गया है। जैसे मुस्लिम समुदाय ने मुस्लिम धर्म को दो भागों में बांट रखा है, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, वैसे ही ईसाई धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो 53% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, वहीं 44% लोग कैथोलिक हैं। तो प्रोटेस्टेंट लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो है यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती है वह है यूनियनिस्ट पार्टी, या कहती है कि जो उत्तरी आयरलैंड है उससे क्या होना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही जुड़ा रहने देना चाहिए। जबकि जो कैथोलिक लोग हैं उनका नेतृत्व करती है नेशनलिस्ट पार्टी, और इस पार्टी का ये कहना है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड से, जो आयरलैंड गणराज्य से है उससे जोड़ कर रखना चाहिए। समझ में नहीं आया तो आप ऐसे जानिए, आयरलैंड को जोड़ने, या आयरलैंड पूरा एक द्वीप था, आधा द्वीप क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ गया। अब जो आधा पार्ट जो है, जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, वहां के लोग ये चाहते हैं कि आधे लोग तो ये चाहते हैं कि वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट रहे, जबकि आधे लोग चाहते हैं कि वह आयरलैंड का ही पार्ट होना चाहिए।
तो आपको क्या लगेगा कि जो भी सामाजिक विभाजन है, अगर राजनीतिक दल जो होते हैं उससे जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, वो खतरनाक होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब तक उत्तरी आयरलैंड को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो समुदाय हैं वो दोनों ही एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। तो पहली नजर में क्या होता है, सामाजिक विभाजनों पर जो भी राजनीति होती है वो हमें खतरनाक ही लगती है। ठीक है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम क्या है, या सामाजिक विभाजन पर राजनीति का क्या परिणाम होगा ये देखते हैं। तो नकारात्मक आपने देखा, सकारात्मक कैसे हो सकता है। मान लीजिए जो राजनीतिक दल हैं वो क्या कर रहे हैं, सामाजिक विभाजनों का मिसयूज नहीं कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, वे समाज को जोड़ रहे हैं। तो सामाजिक विभाजनों पर भी राजनीति कभी कभी सही भी होती है। ठीक है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर परिणाम क्या है, या सामाजिक विभाजन पर राजनीति के क्या परिणाम हो सकते हैं, यह तय करेंगे 3 आयाम। कौन कौन से हैं, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, कि लोग अपनी पहचान को देखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आप भारत के लोग हैं तो आप अपने आप को पहले क्या कहेंगे। मान लीजिए आप अमेरिका में जाते हैं, कोई आपसे पूछता है आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे, हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना कैसी है, क्या वो अपने आप को देश का नागरिक पहले मानता है या किसी धर्म का व्यक्ति पहले मानता है। तो अगर आप अपने आप को पहले देश का हिस्सा मानते हैं, उसके बाद किसी धर्म का, फिर किसी जाति का, फिर किसी गोत्र का, तो ये अच्छा है। ठीक है, सेकंड, किसी समुदाय की मांग को राजनीति दल कैसे उठा रहे हैं। मान लीजिए जो भी मांगे हो रही हैं वो राजनीति दल कैसे उठा रहे हैं। मान लीजिए जो मांगे अच्छी हैं, जो संविधान के अंतर्गत सही हैं तथा हमारे समाज को जोड़ने में सहायक है, उन मांगों को राजनीति दल द्वारा उठाना सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार का रुख। जो भी मांगे हो रही हैं उस पर सरकार का रुख क्या है। मान लीजिए कोई सही मांग है, जैसे बेल्जियम में या श्रीलंका में आप देखें, किसी भी समुदाय के मांग को लेकर राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। श्रीलंका में हमने देखा था सिंगली समुदाय ने अपनी सरकार बना ली थी, सिंगली सरकार। तमिल समुदाय क्या कर रहा था, तमिल समुदाय ने कहा था कि हम भी क्या करेंगे, तमिल सरकार बनाएंगे, जिसे क्या कहा था उन्होंने, इलम सरकार कहा था। तो क्या ये सही है, क्या ये संविधान के अनुसार या लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात हो सकती है, क्या हर धर्म की, हर जाति की अलग अलग सरकार होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप समुदाय द्वारा अच्छी मांगे हैं जो संविधान के अंतर्गत सही हैं, संविधान के अंदर आती हैं तथा समाज को जोड़ने का काम करती हैं, तो वे मांगे सही हैं। राजनीतिक दलों को उन मांगों को उठाना ही चाहिए। ठीक है, सरकार का रुख क्या है। अगर राजनीतिक दल कोई मांग कर रहे हैं या जनता कोई मांग कर रही है, अगर वो मांगे संविधान के अकॉर्डिंग सही है, तो सरकार को भी क्या करना चाहिए, उन मांगों को मान लेना चाहिए। अगर वह उन मांगों को मानेगी नहीं तो क्या होगा, देश में विद्रोह हो सकता है, क्रांति हो सकती है या हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ये सारा चैप्टर हमने पढ़ा लोकतंत्र और विविधता के बारे में। क्या लोकतंत्र और विविधता एक दूसरे के दुश्मन हैं? तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र और विविधता एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप भारत में ले तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में सर्वाधिक विविधता है। अगर आप जाति को लेकर बात करें, धर्म को लेकर बात करें, हर तरह की विविधता आपको देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर बहुत तरह की भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रकार की वेशभूषा, अलग अलग प्रकार के खान पान से जुड़े हुए लोग रहते हैं। फिर भी हमारा देश जो है अब तक 70 सालों तक, लगभग 70 सालों से एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो लोकतंत्र में विविधता हमेशा फूट नहीं डालती, यह हमारे लोकतंत्र को मजबूती भी प्रदान कर सकती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।